राधे राधे। मेरा नाम गुलजार है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपनी कंपनी खोली थी। मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ। जब मैं 10 साल का था तब मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और माँ ने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल किया। मेरी कंपनी में कोई भी लेट आता तो मुझे गुस्सा आ जाता। कुछ दिन से मैं बिजनेस के काम से लंदन गया हुआ था। मैं लंदन से वापस आया तो कंपनी की यह हालत थी। मैंने कितनी बार कहा कि मेरी कंपनी में काम करने वाले हर इंसान को वक्त का पाबंद होना बहुत ज़रूरी है। इस कंपनी में क्या हो रहा है, मेरी कंपनी को पूरा जंगल खाना बना रखा है। मेरे कंपनी में मेरे प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं आप सब लोग। और सुलेमान मामा, आप 10 दिन से कहाँ गए थे? मामा ने कहा, सर मेरे बेटे की शादी थी, इस वजह से मैं 10 दिन की छुट्टी पर था। मैंने गुस्से में मामा से कहा, कौन सी कंपनी में किसी को बिना बताए इतनी लंबी छुट्टी ली जाती है? और मैडम निदा, आप बताएं, आप सुबह 10 बजे कंपनी आ रही हैं, यह क्या हो रहा है? यहाँ मैं सिर्फ 1 महीने के लिए लंदन गया था और मेरी कंपनी को चिड़ियाघर बना दिया, जिसका जब मन करता है जब आ जाता है। मैंने यह बात कितनी बार समझी कि वक्त का पाबंद बनो। उस दिन मैं बहुत गुस्से में था। मैंने सोच लिया था कि मैं आज सबको जॉब से निकाल दूंगा। मैंने जब लोगों से बोला, सब स्टाफ मेंबर प्लीज़ मीटिंग रूम में आ जाएं, और फिर मैं भी मीटिंग रूम में चला गया। मेरे गुस्से में के बारे में पूरी कंपनी जानती थी कि मैं गुस्से का तेज़ हूँ। मैं बहुत सख्त मिजाज इंसान था। मैं लंदन से 3 महीने बाद लौटने वाला था और अचानक से 1 महीने में ही वापस आ गया। पूरा स्टाफ मुझे देखकर चौंक गया कि सर तो 3 महीने बाद आने वाले थे, तो एकदम से कैसे आ गए? पूरा स्टाफ एक दूसरे की तरफ देखने लगा। मीटिंग रूम में सबका इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर में सब स्टाफ मेंबर आ गए। फिर मैंने उन सब से पूछा, मैं आप लोगों को किस चीज़ की तनख्वाह देता हूँ? मैंने मैनेजर से बोला, वर्कर तो दूर की बात, आप लोग खुद वक्त के पाबंद नहीं हैं। मैंने सबसे गुस्से में बोले, मैं ऐसे लोगों के साथ में काम नहीं कर सकता। आप जा सकते हैं, कल से कंपनी आने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजर और सभी स्टाफ ने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी कि सर हमें आज माफ़ कर दीजिए, आगे से आपको कोई गलती की गुंजाइश नहीं मिलेगी। मैं गुस्से का तेज ज़रूर था, लेकिन दिल का बहुत साफ और नरम दिल था। पल भर में गुस्सा ख़त्म कर देता था। मैंने कहा, सब अपने अपने कमरे में जाकर काम करें। सब मुस्कुराते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। मेरा गुस्सा कम हुआ तो मैं मीटिंग रूम से बाहर आया और सोचा मामा सुलेमान से माफ़ी मांगूं। मैं मामा सुलेमान के पास गया और देखा तो मामा सुलेमान हाथ में झाड़ू लिए सफाई कर रहे थे। मैं मामा सुलेमान के पास जाकर खड़े हो गया और मामा से पूछा, मामा कैसे हैं आप? वह कहने लगे, गुलजार साहब हम ठीक हैं। फिर मैंने उनको उनके बेटे की शादी की बधाइयाँ दी और फिर कहने लगा, मामा माफ़ करना, आपको तो पता है गुस्से में कुछ भी बोल देता हूँ। मामा सुलेमान मुस्कुराने लगे और कहने लगे, बेटा 10 साल से जानता हूँ आपको, हम समझते हैं आप गुस्से में बोल देते हो, हम आपकी बात का बुरा नहीं मानते। मैं अपनी चैम्बर की विंडो से अपनी कंपनी में देख रहा था कि सब काम ठीक से कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बैठे कुछ स्टाफ एक दूसरे से बात कर रहे थे कि गुलजार साहब बहुत अच्छा इंसान है, उनकी इस कंपनी की वजह से 1000 लोगों का पेट पल रहा है। लेकिन गुलजार सर जितने अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ बुराइयां भी हैं। वह शराब चरस आदि के नशे भी किया करते हैं, लेकिन वह यह सब अपने दिमाग को सुकून देने के लिए नशा करते हैं। उनके पास घर, गाड़ियाँ, पैसा, औकात सब बहुत ज़्यादा था और न जाने कितने बड़े बड़े खानदान के रिश्ते आ चुके थे। लेकिन गुलजार सर इनका इनकार कर देते। न जाने उन्हें कैसी लड़की चाहिए। हर खूबसूरत लड़की को ठुकरा देते। यह लोग जो बात कर रहे थे बिल्कुल ठीक थी। मुझे इस बात के बारे में माँ भी बहुत समझाया करती कि बेटा तुमको अब शादी कर लेनी चाहिए। मैं हर बार की तरह उनसे शादी के लिए इनकार कर देता। मेरी माँ कहती कि न जाने क्यों जनाब को शादी वाली बात पर गुस्सा आ जाता है। फिर मैं कंपनी से घर आ गया
और घर आकर नौकर से बोला कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, और फिर शराब की बोतल खोली और पीने लगा, नशे में डूब गया और फिर नुसरत की गज़ल सुनते सुनते सो गया। मैं नशे की हालत में डूब कर सो रहा था। अगले दिन मेरे दोस्त के यहाँ दावत थी। मैं दावत में गया और मैंने वहाँ देखा कि एक औरत अपने पति से कुछ ऐसा बोल रही थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। शान, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। उस औरत का नाम अनम था और वह मेरे दोस्त की भाभी थी। अनम अपने पति को बोल रही थी। इतने में उसके पति शान ने अनम की तरफ देखा और बोला, अनम, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। मेरे एक भाई की 6 बेटियां हैं और दूसरे भाई की 8 बेटियां हैं, और अगर तुमने भी बेटी पैदा की तो तुम घर नहीं आना, अस्पताल से ही कहीं चली जाना, समझी? अनम गुस्से से बोली, शान, मेरे पेट में जो बच्चा है वह तुम्हारा है, बेटी है या बेटा, यह बात मैं नहीं जानती, यह सब ऊपर वाले के हाथ में है। वह बेटी दे या बेटा, मैं माँ हूँ, बेटी हो या बेटा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भी तो बाप हो, तुम्हें भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम मर्द यह बात क्यों नहीं समझते? अनम समझदार और बेहया लड़की थी, लेकिन उसकी अजनबी लोगों में शादी की गई थी। उसके माँ बाप नहीं थे। भाइयों ने और बहनों ने शादी करवाई थी। लेकिन यह सच भी है कि आजकल भाई सिर्फ शादी से पहले होते हैं, शादी के बाद भाई भी अजनबी बन जाते हैं। शादी के बाद भाई या बहन किसी ने भी अनम का हाल चाल नहीं पूछा। अनम बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी शान के इस रवैये से। कुछ वक्त बाद अनम शान के पास बैठकर बोली, शान, आप ऐसी बातें क्यों करते हो? क्या बेटी हुई तो आप मुझे छोड़ देंगे? शान ने बिल्कुल साफ बोला, हाँ। अनम, बेटी हुई तो वापस मत आना मेरे घर पर, मैं तुमको तलाक दे दूंगा। यह बोलकर शान कमरे से बाहर आ गया। अनम बहुत ज़्यादा परेशान थी और बोल रही थी, ए ऊपर वाले, शान के अंदर समझदारी अता कर या बेटा दे दे मुझे। बेटा नहीं दिया तो मेरा घर उजड़ जाएगा। कभी कभी खुदा वह करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। ऊपर वाला बेहतर जानने वाला है, उसके हर काम में बेहतरी होती है। कुछ राज छुपे होते हैं जो वक्त आने पर खुलते हैं, जो हमारी अक्ल और समझ से बहुत दूर होते हैं। मैं वहाँ अपने दोस्तों से बातें करते करते यह सब देख रहा था। अनम को दर्द शुरू हुआ और फिर उसे अस्पताल ले गए। फिर मैं भी अपने घर आ गया। मैं सोच रहा था कि पता नहीं उसके क्या हुआ होगा। मैं भी मन में ऊपर वाले से बोल रहा था कि उसे बेटा दे दे, और मैं आपके लिए उसके लिए परेशान और इधर से उधर घूम रहा था। फिर मेरे जहन में आया, मैं अपने दोस्त को कॉल करके पूछा कि अनम कैसी है। उसे तो पता होगा क्योंकि वह उसकी भाभी थी। फिर मैंने अपनी सोच के मुताबिक अपने दोस्त को कॉल की और अनम का हाल पूछा। तो उसने बताया कि अनम के बेटी हुई है और भाई उसे ऐसे अस्पताल छोड़कर आ गए। वह वहाँ अकेली थी। मैंने अपने दोस्त से अस्पताल का पता पूछा और उसने मुझे पता बता दिया। मैंने सोचा था कि मैं जाकर अनम का की मदद कर दूंगा, लेकिन पता सुनते ही मेरे जहन में आया कि इस अस्पताल में तो मेरी दोस्त डॉक्टर है। फिर मैंने उसे कॉल की और पूछा कि अनम नाम की एक औरत की डिलीवरी हुई है, वह कैसे है। उसने मुझे शुरू से आखिर तक सब बात बताई कि उस औरत का पति बेटी का नाम सुनते ही उसे अकेले छोड़कर चला गया और उसकी बहुत प्यारी सी बेटी गुलाब की पंखुड़ियों की तरह है। हमने उस बच्ची को उसकी माँ को सौंप दिया और अनम उसे अपने सीने से लगाकर चूमने लगी और उसने पूछा कि अपने पति कहाँ चले गए। फिर अनम ने बोला, वह अब कभी नहीं आएंगे। डॉक्टर हैरान थे, ऐसा क्यों? लेकिन अब अस्पताल का बिल कौन देगा? फिर अनम ने अपने बैग की तरफ कोई इशारा किया। एक नर्स ने अनम को उसका बैग उठाकर दिया। अनम ने उसमें से 80,000 रुपये निकाले और कहे, जितना बिल है ले लीजिए। बिल कुल 40,000 का था। अब अनम को दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। शान ने फ़ोन किया और तलाक दे दी कि अनम, तुम मेरे लिए मर चुकी हो, तुम मेरे लिए एक अजनबी हो, अब तुम मेरा कभी नाम भी मत लेना। अपनी बेटी को लेकर तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। यह सब कहकर शान ने कॉल कट कर दी।
अनम कहाँ जाती, कहाँ रहती, भीगी पलकों से मर्द की गैरत को देख रही थी। मर्द क्यों इतने सेल्फिश होते हैं, जब चाहे औरत को छोड़ दें और फिर जब चाहे किसी दूसरी औरत को अपना बना लें। बरसों की मोहब्बत को पैरों तले रोंदने में देर नहीं करते। औरत मर्द को जिस्म पर अलग बर्दाश्त करे और रूह पर अलग। औरत नौकरानी भी बने और खिलौना भी बने। औरत जुबान भी ना खोले और सब कुछ समझे भी वह शान जैसे मर्द। तेरी इस खुदगर्जी पर लानत है। वह इन्हीं सोचों में कश्मकश में खोई हुई थी। फिर उसने अपनी दोस्त को कॉल की और उसे बताया कि शान ने उसे छोड़ दिया है। दोस्त हैरान थी। तलाक? लेकिन क्यों? अनम रोने लगी और अपनी दोस्त से बोली, क्योंकि एक बेटी ने एक बेटी को जन्म दिया है। उसे दिन उसकी छुट्टी हो गई और वह अपनी दोस्त के घर चली गई। मैं फिर सुकूनमंद हो गया। कुछ दिन वहाँ रही, फिर सोचा भाई के पास बिजनौर चली जाऊं। उनको बताऊंगी सब कुछ, शायद अब कोई जीने का रास्ता निकल आए। अनम बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। अनम को अपनी दोस्त के यहाँ रहते रहते 3 महीने गुजर गए थे और फिर अपनी दोस्त से कहने लगी, मैं अपने भाई के पास बिजनौर जाना चाहती हूँ, वहाँ जाकर कोई जॉब कर लूँगी। शान ने तलाक देने के बाद कोई खबर नहीं ली कि अनम कहाँ है, कहाँ भटक रही है, भूखी प्यासी कहीं मर तो नहीं गई। आखिर शान मर्द था। रोना सिर्फ औरतों के नसीब में होता है, तड़पना औरतों को पड़ता है, दर्द औरत सहती है, थप्पड़ औरत को मारा जाता है, गाली भी औरत सुनती है और तलाक भी औरत को दी जाती है, रुसवा भी औरत होती है और लोग हमदर्दी मर्द से करते हैं और फिर तवायफ भी औरत कहलाती है। औरत के नसीब में ही यह सब क्यों है? यह सब अनम अपनी दोस्त से कह रही थी। अनम रामपुर से बिजनौर के लिए रवाना हुई। अभी उसकी बेटी को 3 महीने की थी। ट्रेन की टिकट ली और ट्रेन में जा बैठी। मैं भी अपनी किसी कंपनी के काम से रामपुर आया था, लेकिन वापसी में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मेरी एक दिन के बाद बिजनौर में भी मीटिंग थी। मैंने सोचा ट्रेन में ही चला जाता हूँ। टिकट लिया और ट्रेन में बैठ गया। मैंने देखा कि यह तो अनम है, लेकिन अनम मुझे नहीं जानती थी। मैं बिल्कुल अनम की बराबर वाली सीट पर बैठ गया। अनम अपनी बेटी को गोद में लिए बैठी थी। ट्रेन चल पड़ी। शाम का समय था। मैं देख रहा था सब लोग सो रहे थे, लेकिन अनम किसी सोच में गुम थी। रात का समय हो गया, लेकिन अनम आंसू छुपाते हुए रो रही थी और मैं उसे आंखें चुरा चुरा कर देख रहा था। इतनी खूबसूरत लड़की, इतनी खूबसूरत बेटी, इसकी उस आदमी ने इसकी क्या हालत कर दी, मैं देखकर सोच रहा था। मैंने बहुत बार अनम से बात करने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई और खामोश बैठा रहा। ट्रेन चलती रही, फिर एक स्टेशन पर आकर रुकी और मैं ट्रेन से उतरा। कुछ खाने के लिए लिया और फिर वापस आकर बैठ गया, लेकिन अनम वहीं बैठी रही। बेटी रो रही थी, शायद बेटी को भूख लगी थी। बच्ची को रोते हुए 20 मिनट गुजर गए। अनम चुप करवाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्ची चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हिम्मत करके मैंने अनम से कहा, मुझे दो, मैं चुप कराता हूँ। पहले तो अनम ने मना कर दिया, लेकिन वह चुप ही नहीं हो रही थी, इसलिए फिर मुझे बेटी दे दी। जैसे ही बेटी मेरे हाथों में आई, बच्ची चुप हो गई और मैं मुस्कुराने लगा और बच्ची से बातें करने लगा। मेरी बेटी को भूख लगी है क्या? आपकी मम्मा को भी भूख लगी है? बच्ची मुस्कुराने लगी। फिर जो खाना मैं अपने लिए लाया था, वह खाना अनम को दे दिया कि यह आप खा लें, लेकिन अनम ने मना कर दिया। मेरे ज़्यादा कहने पर अनम ने खाना ले लिया। आखिर उसे भूख लगी थी, खाना खाने लगी। ट्रेन को चलने में अभी समय था। मैं बच्ची को लेकर ट्रेन से नीचे उतरा। अनम खिड़की से देख रही थी। मैं पानी की बोतल लेने गया था, लेकिन अनम घबरा गई थी कि कहीं यह अजनबी मेरी बेटी को लेकर भाग ना जाए। खैर, मैं तो पानी लेने गया था और कुछ देर बाद वापस आया। बच्ची कंधे से लग कर सो गई थी। अनम ने मुझसे कहा, मुझे दे दे बच्ची। मैंने अनम से कहा, आप कुछ देर सो जाएं। आप इतनी देर से ऐसे बैठी हैं, आप थक गई होंगी। अनम वाकई में ही बहुत थक चुकी थी और मेरे कहने से सो गई। ट्रेन चल पड़ी और बच्ची भी बहुत सुकून से सोई हुई थी। मैं फ़ोन पर बात कर रहा था। अनम सर्दी की वजह से कपकपा रही थी। फिर मैंने अपनी जैकेट उतार कर उसके ऊपर डाली तो
उसका हाथ मेरे हाथ से टच हो गया। अनम को बहुत तेज बुखार था। अनम नींद में बोल रही थी कि शान, मुझे तलाक क्यों दे दी। मैं वहाँ बैठा सुन रहा था। दर्द से सर फट रहा था। दबा दो, वह नींद में बोल रही थी। फिर मैंने सोचा उसका सर दबा दूं। मैं पास बैठकर उसका सर दबाने लगा। बिजनौर पहुंचे ही थे कि अनम की आंख खुल गई। वह मुझे अपने इतने करीब देखकर डर गई। मैंने अनम के सर पर रखा हुआ रखा हुआ हाथ हटा लिया। अनम घबरा कर उठी और मुझसे बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। फिर उसने मुझे जोर से एक थप्पड़ मार दिया। सब लोग हमारी तरफ देख रहे थे। मुझे बहुत गुस्सा आया। पहली बार मुझे किसी लड़की ने थप्पड़ मारा था, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं बोला। पता नहीं मैं क्यों उसकी इतनी हमदर्दी कर रहा था। थप्पड़ मारने के बाद अनम ने बेटी को मेरी गोद से उठाकर बोली, शर्म आनी चाहिए। इतने में अनम उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगी। ट्रेन रुकी तब उतर गए। देखते ही देखते अनम कहाँ खो गई। मैं ट्रेन से बाहर आया। मेरा ड्राइवर मुझे लेने पहुंच चुका था। मेरे दिलो दिमाग में अनम बस चुकी थी और वह छोटी सी बेटी जो प्रिंसेस लग रही थी। पता नहीं कहाँ गुम हो गई, मुझे पता ही नहीं था यह बिजनौर क्यों और किस लिए आई है। अनम अपने भाई के घर पहुंची। भाई भाभी सब हैरान थे। अनम 3 महीने की बेटी को लेकर आई थी। अनम ने सब कुछ बताया कि शान ने बेटी पैदा करने पर तलाक दे दी। भाई ने हौसला दिया, हम बात करेंगे उससे, अदालत जाएंगे। लेकिन अनम ने मना कर दिया। वह पढ़ी लिखी थी, किसी पर बोझ बनना नहीं चाहती थी। अनम कहने लगी, भाई अगर आप अपने घर में मुझे थोड़ी सी जगह दे दें। भाभी की तरफ देख कर कहने लगी, मैं आपके घर का सारा काम किया करूँगी। भाभी आप परेशान ना हो, बस कुछ दिन में मैं अपनी नौकरी ढूंढ लूँगी। भाई और भाभी ने अनम को अपने घर पर रख लिया। कुछ दिन गुजरे। अनम ने एक कंपनी को देखा जिसमें मैनेजर की ज़रूरत थी। सैलरी अच्छी है, घर भी देगी। कंपनी में पहले अनम ने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया। कंपनी ने डिग्रीज देखकर उसे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। सुबह 10 बजे इंटरव्यू था। अनम रेडी हुई, अपनी बेटी को भाभी को दिया और रिक्शा लिया और कंपनी के ऑफिस पहुंच गई। सामने रिसेप्शन पर अपना नाम बताया कि इंटरव्यू के लिए बुलाया है सर ने। मुझे रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि मैडम आप इंतज़ार करें, सर आपको बुलाते हैं तो भेजती हूँ। 2 घंटे गुजर गए। फिर आखिर आवाज़ आई कि मैडम अनम आप आ जाएं। अनम का दिल धड़क रहा था बहुत ज़ोरों से। वह ऑफिस में एंटर हुई। सर सामने बैठे हुए उसका रिज्यूमा पढ़ रहे थे। नाम अनम, उम्र 24 साल, तलाक हो चुकी, एक बेटी है। वह किसी और भी मेरी कंपनी में ही इंटरव्यू देने आई थी। मैंने उसे एक नज़र उठाकर देखा। जैसे देखा तो सामने अनम थी। अनम मुझे देखकर शॉक हो गई और सोचने लगी कि यह तो वही ट्रेन वाला लड़का है जिसको मैंने थप्पड़ मारा था। अनम डर गई, लेकिन मैं देखकर मुस्कुराने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही लड़की है जो मुझे रात को सोने नहीं देती। मैं अपनी कुर्सी से उठा। जब मैं कुर्सी से उठा तो अनम डर गई कि वही लड़का है जिसको थप्पड़ मारा था। अनम बिना इंटरव्यू दिए कमरे से बाहर जाने लगी। मैंने आवाज़ दी, मैडम रुकें। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। इस सब के बीच शायद मैं अनम से मोहब्बत करने लगा था। मुझे उसे देखकर बहुत खुशी हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा कोई सपना पूरा हो गया हो, जैसे मेरी कोई बरसों की तमन्ना पूरी हो गई हो, जैसे कोई बिछड़ा बरसों बाद आ मिला हो। वह अपनी कुर्सी से उठा और बोला, मैडम बैठो। अनम समझ रही थी कि यह मुझे कभी भी नौकरी नहीं देंगे। मैंने प्यार से पानी का गिलास आगे बढ़ाकर बोला, पानी पी लीजिए। बताएं आपकी बेटी कैसी है। धीमी आवाज़ में अनम ने कहा, ठीक है। फिर खामोश हो गई। फिर अनम ने नज़रें उठाकर कहा, सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। उस दिन आपको थप्पड़ मार दिया था। सर मुझे पता है कि आप गुस्से में हैं, मैं जानती हूँ। आप मुझे जॉब भी नहीं देंगे, लेकिन सर मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। लेकिन कोई बात नहीं सर, आप बस मुझे माफ़ कर दें। वह अपने पेपर उठाकर जाने लगी।
इतने में मैंने अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन कर दिया और कहा नौकरी पक्की हो गई, आप कल से आप ज्वाइन कर लें। अनम को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अनम पलके झुकाए बैठी थी और मैं उसको देख रहा था। कितनी प्यारी आंखें हैं। फिर अनम की आंखों में देखा और बोला, यह आंखें मुझे मदहोश कर जाएंगी। अनम बहुत खूबसूरत थी। मैंने अपने आप से बोला, गुलजार खुद को संभालो वरना इन आंखों में डूब कर फना हो जाओगे। अनम उठी और बोली, सर मैं अब चलती हूँ, मेरी बेटी रो रही होगी, अभी 6 महीने की है ना। मैंने हाँ में सर हिलाया और अनम ने पूछा, सर आप चाहें तो मैं आपके को घर छोड़ दूं। अनम ने कहा, नो सर, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। फिर अनम उठी और चली गई। मुझे अनम से मोहब्बत हो गई थी, और मोहब्बत भी ऐसी जिसमें मिल जाना जिंदगी और बिछड़ जाना मौत हो। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। उसने दूसरे मैनेजर को बुलाया और उनसे कहा कि मैडम अनम कल से ड्यूटी आ रही हैं, उन्हें घर की चाबी और एक ड्राइवर के साथ कार दे देना। मैनेजर बात करते हुए बोला, सर लेकिन कार की बात तो नहीं हुई थी। मैं मुस्कुराने लगा कि बात तो दिल की भी नहीं हुई थी। सलमान साहिब, सलमान चौंक कर बोला, सर मैं कुछ समझा नहीं। शाहिराना अंदाज में मैंने कहा, सलमान साहब कुछ बातों को न समझा जाए तो वही अच्छा होता है। आपको मैंने जो कहा है समझ गए ना। दूसरे दिन अनम ऑफिस आ गई, बेटी भी उनके साथ आई थी। मैनेजर ने अनम को ऑफिस दिखाया और फिर ड्राइवर से मिलवाया और नाम बताया। मैडम यह आपको शाम में आपके घर छोड़ आएंगे और जो घर आपको कंपनी ने दिया है बाकी काम आपको मिस्टर साहिल समझा देंगे। मिस्टर साहिल अनम को काम के बारे में बता रहे थे। अनम बेटी को गोद में लिए काम समझ रही थी। उस दिन से शराब के नशे में धुत था और मेरी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मीटिंग भी थी। लेकिन मेरी शराब की लत ने सबको परेशान कर रखा था। सब सोचते थे कि मैं इस लत की वजह से मेरा हर आने वाला दिन मुझे नाकामी की तरफ ले जा रहा है। मीटिंग का टाइम हो गया लेकिन मैं घर में सो रहा था। मैनेजर ने मुझे बहुत कॉल की। सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। उस दिन मेरी एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ मीटिंग थी। दूसरी कंपनी वाले बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके चले गए। वह मेरे बारे में बुरा भला कह रहे थे कि इतना लापरवाह इंसान, ऐसे इंसान के साथ हम काम नहीं कर सकते। एक शराब की लत की वजह से 10 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल गया। ऑफिस में सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। अनम ने मैनेजर से पूछा, सर क्यों नहीं आए। मेरी और कंपनी की हालत देखते हुए मैनेजर ने बोला, अरे मैडम, गुलजार साहब की यह कंपनी बहुत जल्द डूबने वाली है। बस आप कुछ दिन इंतज़ार कर लें, फिर देखना सब के सब नई जॉब ढूंढेंगे। सब स्टाफ मेंबर मुस्कुराने लगे। उसमें के एक मेंबर ने कहा, भाई तेरा तो लास्ट महीना है, मैं अगले महीने जॉब छोड़ दूंगा। जब मेरी आंख खुली और मोबाइल देखा, 100 मिस कॉल आई हुई थी। फिर मैंने टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। मैनेजर को कॉल की, सलमान साहब मीटिंग का क्या हुआ। मैनेजर ने ठंडी आह भरी, सर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। मैं यह सुनकर गुस्से से पागल हो गया। कमरे में पड़ी सब चीज़ें उठाकर फेंकने लगा। उस अफसोस करने लगा, यह मुझे क्या हो गया है। गुस्से में एक गिलास में फिर से शराब डाली और फिर पीने लगा और फिर गिलास को जमीन पर दे मारा। सर को दबाते हुए चीखने लगा। मेरी आंखें लाल हो गई थी, नशे की तलब हो रही थी, लेकिन अब मैं नशा नहीं करना चाहता था। माँ कमरे में आई और मेरी हालत देखी। माँ तड़पने लगी, मेरे बच्चे यह क्या हालत बना ली है। फिर मैं अपनी माँ की तरफ देखने लगा। मेरे मुंह से झाग निकल रहे थे। मैं खुद से लड़ रहा था। इस शराब चरस के नशे में डूबकर मैंने खुद को फना कर रहा था। कहते हैं ना, किसी को अगर मौत से बढ़कर सजा देनी हो तो उसे बेपनाह मोहब्बत देकर छोड़ जाओ, बेवफाई कर जाओ या नशे की लत लगा दो। कॉलेज में सिगरेट से शुरू होने वाला नशा दोस्तों के पास बैठकर शराब पीने से कब पाउडर तक चला गया मुझे पता ही ना चला। अब मेरे लिए नासूर बन चुका था। गुलजार की आंखों में आंसू थे। माँ करती भी तो क्या करती। आखिर माँ ने सोच लिया कि अब मेरी शादी कर देगी, बीवी आ जाएगी तो मैं खुद संभल जाऊंगा। माँ ने अपनी फ्रेंड से बात करी, वह अमेरिका में रहती थी। उनसे कहा कि अब हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। उन्हें मैं पहले से ही पसंद
था। वह लोग अपनी बेटी की शादी मुझसे करना चाहते थे। उन्होंने बस 3 महीने का टाइम ले लिया। अब मेरी माँ मेरा रिश्ता अपने दोस्त की बेटी से जोड़ना चाह रही थी। दूसरे दिन मैं ऑफिस गया। अनम अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रही थी। सबने मुझे सलाम किया। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था। मैनेजर और कुछ स्टाफ मेंबर मेरे पास आए और उन्होंने कहा, सर हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने हाँ में सर हिलाया। मैनेजर बोला, सर इस महीने हमारा 50 लाख का नुकसान हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट भी हाथ से निकल चुका है और इस महीने वर्कर को सैलरी नहीं दे सकेंगे और सर हम आपके साथ अब और काम नहीं कर सकते। मैं समझ चुका था कि मुझ पर बुरा वक्त आया। अब सब चेहरे बदल जाएंगे। अब सब लोग एक एक करके छोड़ते चले जाएंगे। यही तो ज़माना है साहब। चलती किरणों को सलाम और डूबती हुई को अलविदा कहते हैं। मैं यह सब समझ चुका था। सबका यह सोचना था कि मैं कुछ दिनों में रोड पर आ जाऊंगा। मैंने जब देखा सब लोग उसे छोड़कर जा रहे हैं तो मैं पागल सा होने लगा। अनम कमरे में आई और मुझसे पूछा, सर आप परेशान क्यों हैं? मैं मुस्कुराने लगा और अनम ने कहा, कुछ नहीं। अनम आ जाओ, बैठो। मैं उस दिन अपने दिल की बात कह देना चाहता था अनम से, ताकि अगर अनम को भी जाना हो तो छोड़ जाए। मैं अपनी कुर्सी से उठा और एक लंबी सांस ली। अनम, यह कंपनी मैंने बहुत मेहनत से बनाई थी। मैंने दिन रात एक किया, भूख प्यास बर्दाश्त करके। फिर मैंने यह कंपनी बनाई और ऊपर वाला भी मुझे कामयाबी देता गया। मैं कुछ दिनों से लाखों से करोड़ों कमाने लगा। लेकिन फिर मैं शराब के नशे में डूब गया और फिर नशे में रहने लगा। इस नशे ने मुझे बर्बाद कर दिया। आज मैं सिर्फ गुलजार हूँ, एक बेबस हारा हुआ इंसान। लेकिन मैं तब टूट गया था जब साथ काम करने वाले साथ छोड़कर चले गए। मुझे सबसे ज़्यादा उनके साथ की ज़रूरत है। तो वह लोग एक लम्हे में अपना रास्ता बदल गए। मैंने अनम की आंखों में देखा और अनम से पूछा, अनम तुम मुझसे शादी करोगी? अनम अपनी कुर्सी से उठ गई और बोली, सर आप क्या कह रहे हो? मैंने अनम की तरफ देखा और कहा, अनम मुझे एक मजबूत सहारे की ज़रूरत है और वह सहारा आपसे बेहतर कोई नहीं हो दे सकता। जैसे आपको तलाक हुई है, अगर आपकी जगह कोई दूसरी लड़की होती तो वह खुदकुशी कर लेती, मर जाती, रोती। लेकिन आपने जमाने की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला किया और अपने पैरों पर खड़ी हो गई, वरना औरत मजबूरी में आकर अपना जिस्म तक बेच देती है। अनम समझ रही थी मेरी यह बात, लेकिन वह डर रही थी कि मैं मजबूरी में यह फैसला कर रहा हूँ। कल जब हालात कुछ और होंगे तो उसे छोड़ जाऊंगा। मैंने अनम से कहा, आप टाइम ले सकती हैं, आप सोच लें। अनम बिना कुछ कहे वहाँ से उठकर चली गई। अनम रात भर सोचती रही। गुलजार को उस वक्त एक साथी की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत पूरी हो जाने पर क्या होगा? उसको तो कोई भी अच्छी लड़की मिल जाएगी। और अनम ने फैसला किया कि मैं भी जॉब छोड़ दूंगी। उस दिन मैं ऑफिस नहीं आया था। फिर अनम घर गई तो गार्ड ने दरवाज़ा खोला। अनम ने कहा, गुलजार साहब से मिलना है। गार्ड ने आकर मुझे कहा, आपसे कोई मिलने आया है। पहले तो मैंने गार्ड से मना कर दिया। मुझे भी पता था कि मुझसे अनम मिलने आई है। फिर माँ ने गार्ड से कहा, आने दो इस लड़की को। अनम अंदर आई और माँ ने बिठाया। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। गोद में बेटी को लिए हुए मेरी बूढ़ी माँ ने कहा, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी हो बेटी। आप आपको गुलजार से क्यों मिलना है? अनम ने माँ को बताया, मैं जॉब छोड़ रही हूँ। गुलजार सर आए तो उनको यह पेपर दे देना। माँ मुस्कुराती हुई बोली, बेटा आप सब क्यों मेरे गुलजार को छोड़ रहे हैं? पहले ऑफिस वाले छोड़ गए, फिर मेरी वह दोस्त जो कहती थी कि गुलजार मेरा दामाद बनेगा, उसने भी रिश्ता देने से मना कर दिया। आज तुम भी छोड़ जाओगी। वह बेचारा रो रहा था कि कोई अनम नाम की लड़की है, वह बहुत ज़्यादा अच्छी है। वह मेरे साथ होगी तो मुझको संभाल लेगी, मुझे डगमगाने नहीं देगी। वह बहुत ज़्यादा बहादुर है। माँ की आंखों में आंसू थे। माँ ने झोली उठाकर दुआ करी, ए ऊपर वाले, उस लड़की को सलामत रखना जो मेरे बेटे की ज़िंदगी है। अनम ने रिज़ाइन के पेपर बैग में रख लिए और वापस चली गई। और फिर मुझे फ़ोन किया। उसने कहा, गुलजार मुझे तुमसे मिलना है। मैं बहुत ज़्यादा खुश था
और अनम से पूछा, जी अनम, कहाँ मिलना है? अनम ने अपने घर बुलाया। मैं अनम के घर पहुंचा। अनम गुस्से में बैठी हुई थी और मुझसे बोली, गुलजार तुम पागल हो क्या? क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो? मुझ में ऐसा क्या है? क्यों जिद लगाए बैठे हो शादी की मुझसे? मैंने अनम की बेटी को गोद में उठाया और बेटी को चूम कर बोला, ये प्यारी सी गुड़िया मेरी ज़िंदगी है। और फिर मैंने अनम की तरफ देखा और कहा, अनम तुम एग्रीमेंट कर लो। अगर तुम्हें मेरा साथ पसंद नहीं आया तो छोड़ जाना मुझे। अनम गुस्से से बोली, गुलजार समझते क्यों नहीं हो? मैंने बेटी को सीने से लगाए हुए बोला, अनम मान जाओ ना। फिर अनम ने हालात देखकर मुझसे निकाह कर लिया और दुल्हन बनकर वह घर आ गई। माँ बहुत ज़्यादा खुश थी। अनम की बेटी अब मेरी भी बेटी थी। बेटी का नाम खुशी था। अनम मेरे कमरे में गई। सबसे पहले सिगरेट, शराब की बोतल, सब कुछ उठाकर बाहर फेंका। माँ देखकर मुस्कुरा रही थी और अनम से कहा, अच्छा है मेरी बच्ची, अब तुम ही सुधार सकती हो इसको। मैं खुशी को गोद में उठाए बोला, अनम सिगरेट तो रहने दो। अनम ने गुस्से से मेरी तरफ देखा तो बिल्कुल चुप हो गया और अनम बोली, जाओ गार्डन में बैठ जाओ जाकर। अनम की 4 घंटे की मेहनत के बाद कमरा बिल्कुल बदल गया। कमरा देखकर हैरान रह गया। अनम यह क्या कर दिया? हर चीज़ अपनी जगह पर थी, सलीके से। कमरा बहुत अच्छा लग रहा था। उस दिन मुझे यह महसूस हुआ, ज़िंदगी औरत के साथ ही जन्नत बनती है। रात का समय था। मैं कंपनी के नफ़ा नुकसान देख रहा था। अनम मेरे पास बैठी चाय पी रही थी। खुशी बेड पर लेटी खेल रही थी। मैंने सांस भारी और अनम से बोला, 1 करोड़ का नुकसान हो चुका है, मैं क्या करूं? अब अनम ने मेरा हाथ पकड़कर दबाया, आंखों में देखा और कहने लगी, हिम्मत से काम करो, हम दोनों मिलकर काम करेंगे। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने अनम का हाथ अपने सीने पर रखा। अनम मेरा हौसला, मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो। खुशी मुझको ही अपना पापा समझने लगी। अनम से ज़्यादा वह मुझसे अटैच हो चुकी थी। अनम ऑफिस गए, नई कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लिए। अनम खुद मीटिंग अटेंड करती। पर कॉन्ट्रैक्टर अनम पर यकीन करने लगे। अनम का लहजा बहुत असरदार था और ऑफिस में बैठा था जब मुझे फ़ोन आया कि मिस्टर गुलजार, अनम मैडम के साथ जो हमने 9 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस किया था वह हम आपको देते हैं। बाकी की बातें मिलकर हो जाएंगी। मैं खुशी से झूम उठा, दौड़ते हुए अनम के पास गया, अनम को बाहों में उठाया। अनम मुस्कुराते हुए बोली, अरे गुलजार, पागल हो गए हो क्या? ऑफिस है यह। मैंने अनम की आंखों को चूमा और बोला, मेरी जान, हमको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कंपनी एक बार फिर कामयाबी की तरफ बढ़ने लगी। मैं हर नशा छोड़ चुका था। खुशी 12 साल की हो गई थी। हमें ऊपर वाले ने एक बेटा भी दिया जिसका नाम यूनस था। खुशी स्टडी कर रही थी। तभी 1 महीने बाद मैं इंग्लैंड से लौटा। खुशी दौड़ते हुए मुझसे लिपट गई, पापा आई और बोली, पापा मिस यू, आप कहाँ चले गए थे? पता है आपको कितना मिस किया हमने। मैंने खुशी को गोद में उठाया और कहा, अरे मेरी बेटी, पापा को मिस कर रही थी। फिर मैं अपनी माँ से मिला। यूनस अपनी दादी के पास बैठा वीडियो गेम खेल रहा था। अनम को देखकर मैं मुस्कुराया। हम दोनों ने बड़ी बड़ी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट लिए। खुशी 24 साल की हो गई और बेटा 18 साल का। अब अनम और मैं बूढ़े हो रहे थे। खुशी मोबाइल हाथ में पड़े मुझसे बोल रही, पापा मुझे कुछ दिनों के लिए स्विट्ज़रलैंड जाना है, लेकिन मम्मा नहीं जाने दे रही। मैंने अनम की तरफ देखा तो वह अखबार पढ़ रही थी। फिर मैंने खुशी से कहा, बेटी तुम्हारी माँ सही कहती है, उदास हो जाती है ना मम्मा आपके बिना। अब आपको अपना बिजनेस संभालना है और माँ का ख्याल रखना है। माँ बीमार है ना, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें काम करने से मना किया है। आप उनका बेहतर ख्याल रख सकती हैं। अनम की नज़रें कमज़ोर हो चुकी थी, उसे चश्मा लग चुका था। अनम ने बोली, गुलजार इस बार वर्कर को सैलरी जल्दी दे दें, ईद है, कुछ शॉपिंग करनी होगी उनको। मैं मुस्कुराने लगा और कहने लगा, अरे मेरी जान, आप फिक्र ना करें, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कैशियर को। फिर मैंने अनम का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम अपना ख्याल रखा करो। कुछ दिन बाद आपका
साहबजादा लंदन से पढ़ाई करके लौट रहा है। यूनुस लंदन से पढ़ाई करके लौटा और वापस आकर अपने माँ पापा का बिजनेस संभाल लिया। और वहीं खुशी ने अपना स्कूल खोल लिया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता है, और साथ में एक अनाथालय भी बना लिया जहां पर वह बूढ़े लोग जिनकी औलाद उन्हें घर से निकाल दे वह वहां रह सकें, और जिनके माँ बाप नहीं होते या जो छोड़ जाते हैं वह बच्चे वहां रहते थे। यूनुस कमरे में आया और अपनी मम्मा से कहा, मम्मा क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? फिर अनम ने बोला, हाँ यूनुस बेटा आओ, आ जाओ। यूनुस अपनी मम्मा के पास बैठा और पूछा, मम्मा अगर मुझे कोई लड़की पसंद हो तो क्या आप उससे मेरी शादी की इजाज़त देंगी? अनम मुस्कुराने लगी और बोली, बेटा तुम जवान हो, समझदार हो, अच्छी बुरी बात समझते हो। हम तो अपने बच्चों की खुशी में खुश हैं। यूनुस ने नज़रें झुकाई, लेकिन मम्मा आप पापा से बात करें ना। वह लड़की अमीर नहीं है, गरीब है, गरीब घर से है, लेकिन मम्मा वह बिल्कुल आप जैसी है, प्यारी, समझदार। अनम मुस्कुराई, बोली, ठीक है बेटा, मैं करूँगी तुम्हारे पापा से बात। मैं चाय पी रहा था। अनम गुस्से में बोली, गुलजार मीठी चाय पी रहे हो ना? मैंने घबरा कर कहा, नहीं तो। अनम ने कप हाथ में लिया और एक घूंट भरा चाय और बोली, आपको शुगर है? क्यों करते हो बच्चों की तरह ये हरकतें? मुस्कुराया और बोला, अनम जितना ख्याल आप रखती हैं मेरा, मुझे कुछ नहीं होगा। और मैंने प्राउड से बोला, मेरी बेटी खुशी कितनी मेहनत करती है, स्कूल बना लिया, अनाथालय खोल लिया, वह कितनी रहमदिल है। अनम प्यार से बोली, पापा पर गई है। खुशी अनाथालय में थी, सब बूढ़े लोगों का हालचाल पूछ रही थी जिनकी औलाद उन्हें यहाँ छोड़ गई थी। अचानक वहाँ एक लड़का बूढ़े को लेकर आया। उसने पूछा, कौन है यह? वह बूढ़ा रोने लगा और बताने लगा, मेरे 4 बेटे हैं, मैंने उनको जवान किया, पढ़ाया लिखाया, और अब जब वह जवान हुए तो मुझे मारते हैं, खाना नहीं देते, दवाई के पैसे भी नहीं देते, मुझे अपने घर से धक्के देकर निकाल दिया, मैं मर जाना चाहता हूँ। वह बूढ़ा रोने लगा, बाल बिखरे, दाढ़ी बड़ी हुई, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, भूख से जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था। खुशी ने अपने वर्कर से कहा, बाबा जी को नहलाओ, खाना खिलाओ और डॉक्टर साहब से चेकअप भी करवाओ। खुशी ने इस बुढ़े के कंधे पर हाथ रखा, बाबा जी आप मुझे अपनी बेटी ही समझे, मैं रखूंगी आपका ख्याल। बूढ़ा दुआ देने लगा कि कहाँ तुम जैसी मेरी भी एक बेटी होती, जानते हैं यह बुढ़ा कौन था? यह बुढ़ा खुशी का बाप था, अनम का पहला पति शान था, जो बेटी पैदा होते ही अनम को तलाक देकर दर बदर फिरने के लिए छोड़ दिया था। आज बेटों के हाथ से रुसवा होकर उसी बेटी की पनाह में आया था जिसे ठुकरा दिया था। उसने बेटी को बोझ समझा। किस्मत वक्त का खेल जरूर खेलती है, लेकिन किस्मत दोहराती जरूर है। खुशी घर गई। घर जाकर वह अपनी माँ को सब कुछ बता रही थी। मम्मा आज एक बुजुर्ग मेरे सेंटर आए, उनके 4 बेटे हैं, चारों ने धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब वह मेरे ओल्ड सेंटर में है। मोबाइल से उस बुढ़े की तस्वीर दिखाई। अनम देखते ही पहचान गई और सोचने लगी, शान बेटी को कदमों की धूल समझने वाले जिसे ठुकराया था उसी के दर पर आ गए हो। इससे पहले अनम कुछ कहती, फोन आया कि आज जो यहाँ बुजुर्ग आए थे उनकी मौत हो गई। अनम ने राज वहीं दफन कर दिया, और जिसने एक औरत और बेटी पैदा करने पर उसको छोड़ा वह अपने बेटों के हाथों रुसवा हुआ। जो औरत तलाक के बाद रोई नहीं, जिस्म नहीं बेचा, हराम नहीं कमाया, एक हारे हुए इंसान का हाथ थामा और कामयाबी पर ले गई। और आज मेरे बेटे यूनुस की शादी थी। मैं अनम की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, अनम वक्त कितनी तेजी से गुजर गया, देखो ना आज हमारे बेटे की शादी है। मैं एक मशहूर बिजनेसमैन बन चुका था, बड़े बड़े लोग शादी में आए थे। आज इस कामयाबी के पीछे भी एक औरत थी। अनम ना होती तो आज शायद मैं कहीं पर पड़ा हुआ नशा कर रहा होता। औरत कदमों की धूल ही सही जमाने वालों, लेकिन बिना औरत के मर्द सिर्फ एक अधूरी कहानी है। जहाँ मर्द टूट जाता है वहाँ औरत साया बनकर उसका साथ देती है। औरत कदमों की धूल ही सही, शान से पूछो। जब बेटों ने पैरों की धूल समझकर घर से निकाला तो बेटी ने सर का ताज बना कर जगा दी उसे।
पूछो जब जमाना साथ छोड़ गया तब अनम ने ढाल बनकर मेरा साथ दिया। ऐसी ही हमारा पूरा परिवार एक खुशहाल परिवार बन गया। राधे राधे। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।